तो इंतखाबी जंग जारी है। आपको बता दें, लोग पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। 7 बजे से, सुबह 7 बजे से यूपी में तीसरे मरहले के तहत वोटिंग शुरू हो चुकी है और लोग जो है अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें, तीसरे मरहले के तहत 16 अजला में यूपी में वोटिंग हो रही है। ये तीसरा मरहला जो है काफ़ी अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। यहाँ बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इस वक्त वोटिंग जो परसेंटेज है शुरुआती 2 घंटे का, वो हम अपने नाज़रीन को बता दें। कानपुर देहात में 6.18%, कासगंज में 9.55%, मणिपुर में 11.03% और इसके अलावा अगर हम बात करें महोबा में 7.98% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। शुरुआती 2 घंटे की हम बात कर रहे हैं, मतलब मायूस कून है थोड़ा सा। औरैया में 7.71%, एटा में 10.11% और इसी तरह से दूसरे अगर हम हलकों की बात करते हैं तो इटावा में 6.82% और इसी तरह से जालौन में 9.57% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। हाथरस में 7.62% वोटिंग शुरुआती 2 घंटों में हुई है। फिरोजाबाद में 9.79%, हमीरपुर में 9.55% वोटिंग शुरुआती 2 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। यानी मौसम के हिसाब से देखें तो थोड़ी सी वोटिंग अभी तक कम हुई है। कानपुर देहात में 6.18% वोटिंग हुई है, कम है शुरुआती 2 घंटों में। कासगंज में थोड़ा सा लोगों में जोश दिखा, यहां पर 9.55% वोटिंग हुई। और मैनपुरी की बात करें, यहां पर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा अच्छा है, 11.03%। महोबा में 7.98%। शुरुआती 2 घंटों में यह वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। लेकिन कानपुर देहात की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज शुरुआती 2 घंटों में थोड़ा कम है। बिल्कुल हुरैरा, और साथ ही हमारे साथ समाजवादी लीडर अनिल मिश्रा साहब और डॉक्टर हिलाल साहब कांग्रेस लीडर वो बने हुए हैं। अनिल मिश्रा साहब, एक बात तो यहाँ पर जो साफ तौर पर देखने को मिलती है कि लोग जो योगी सरकार से नाराज भी है, लेकिन उनका कहना है कि ठीक है योगी से हम नाराज है लेकिन हमें तो मोदी के नाम पर भी वोट देना है, यानी कि मोदी पर तो भरोसा है। तो एक वो चीज भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को नुकसान कर सकती है। मैडम, मैं नहीं समझता हूं कि ये जो है नुकसान करेगी और या फिर आम आदमी इस तरीके से सोच रहा होगा। मोदी जी का दौर जो है वो सन 24 का आगे होगा। आज जो है जो बुनियादी समस्याएं चल रही हैं और जिस तरीके से महंगाई से लेकर के आम आदमी का जीवन नरक हो गया है और जिस तरीके का दहशत का, आतंक का माहौल पैदा हुआ है, आप बताओ कि किसी सरकार में आज तक सुना था हमने कि ठोक दो? किसी सरकार में हमने सुना था कि गर्मी निकाल देंगे? किसी सरकार में हमने सुना था कि बुलडोजर चढ़ा देंगे? सच तो यह है कि जो बात की जा रही है, इस बेल्ट की भी मैं लेते हुए कर रहा हूं, जो परंपरागत वोट माने जा रहे हैं विभिन्न दलों के, उससे हट करके भी एक जनरल जो है वो साइलेंट वोट है, जो आम आदमी ने अपने मन में तय कर रखा है कि इस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए हमको जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट देना है। और ये केवल एक पंक्ति में कह दे रहा हूं कि जिसमें कि शायद उनका आखिरी हो ये सितम, ये समझकर हर सितम हम सह गए। अब सितम सहने का वक्त खत्म हो गया। अब तो मतदान दे रहे हैं लोग, मतदान कर रहे हैं और ईवीएम मशीन पे ही ठोकों से लेकर के और गर्मी निकालने तक की बात सामने आ जाएगी। जनरल बात करिए, कौन वर्ग ऐसा है कि जो वर्ग अनिल मिश्रा जी, सिर्फ बात ठोकों की, गर्मी निकालो की, जात पात की, कब्रिस्तान और शमशान की ही क्यों होती है? मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 तक जो उसने डेवलपमेंट किया, जो तरक्की की, उस तरक्की के इशू पर 2022 में चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? वो मुआवजा क्यों नहीं कर रही है 2017 से 2022 के बीच में और 2012 से 2017 के बीच में? जो ठीक है, अनिल मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं पार्टी की तरफ से, और उसमें हमने हर वर्ग के संदर्भ में, उस संदर्भ में हमने जो है वो हर वर्ग को क्या हमें करना है ये खुल करके हमने सामने रखा है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि ये 2017 के मुगालते में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों हैं? आप किसी को एकदम तो सिर्फ डराने वाली सियासत क्यों होती है? सिर्फ डराने वाली सियासत क्यों होती है कि ये आ जाएंगे तो ठोक देंगे, ये आएंगे तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, ये आएंगे तो माफिया बढ़ जाएंगे? मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही? 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, वो सबके सामने था, आप उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं?
नहीं, हम तो करते हैं इनसे चर्चा, हम तो इनसे पूछते कि तुमने अपने घोषणा पत्र को लागू किया कि नहीं किया, तुमने किसानों की आय दोगुनी करी कि नहीं करी, तुमने जो राहत देने की बात की कि नहीं की। लेकिन तुम्हारी अक्षमता जो सामने आ रही है, आप कहते हो हमने रोजगार दिए, कितने जो है रोजगार देने वाली परीक्षाओं के पर्चे लीक होकर के, और उसके बाद पहली दफे वो सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। नहीं तो 2017 से 2022 के बीच में मिश्रा जी, मिश्रा जी 2017 से 2022 के बीच में इस सरकार का जो बेरोजगारी की बात हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, डेवलपमेंट की बात हो, इनके आंकड़े आप क्यों नहीं रखते हैं? इनके आंकड़े रखिए आप। नहीं, हम तो रखते हैं, लेकिन उसके बाद में नहीं, हम तो रखते हैं, ये उसमें अखाड़े में उसमें सामने कहां आते हैं? ये तो हर चीज को जो है वो अपने मुद्दा जो है केवल अपना लेकर के चले जाते हैं, जो इनके कथित धर्म का होता है, जो इनका कथित बांटने का होता है, जो इनका जातियों को बांटने का है, धर्म को बांटने, धर्म के नाम पे। हम तो रखते हैं मुद्दा, ये किसी मुद्दे पे जवाब क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं बताते कि महंगाई जो है क्यों बढ़ी है? ये बताया इन्होंने। ये क्यों नहीं बताते कि सिलेंडर के दाम और पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, डीजल के दाम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? उसके ऊपर रोक लगाने के लिए इनकी क्या योजना है? नहीं, जवाब वो देते हैं नहीं देते हैं? जवाब बीजेपी देती नहीं देती है, जवाब तो आवाम देंगे ना, जवाब तो आवाम देंगे। अनिल मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, जवाब देना तो आवाम का काम है, जवाब देना तो आवाम का काम है। आप जवाब बीजेपी से क्यों मांग रहे हैं? मिश्रा जी, दूसरा थोड़े भोगेगा। मिश्रा जी मुझे सुन पा रहे हैं? मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि जवाब आप बीजेपी से क्यों मांग रहे हैं? जवाब तो आवाम देंगे। जिस तरह से 2017 में समाजवादी पार्टी को आवाम ने जवाब दिया था, तो अब आवाम तो सब कुछ जानते हैं, जनता सब कुछ जानती है, तो जवाब तो आवाम को देना है। आज आरोप का नहीं, लेकिन आज परीक्षा का वक्त जरूर है। और फिर आज आप जो है वो जो मतदान है, मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है, चलने में गड़बड़ी क्यों पैदा कर रहे हो? ठीक है, सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग के नियंत्रण में है, लेकिन इसके पश्चात भी क्या ये ईवीएम की मशीनें जो हैं, इनकी व्यवस्था आपने पहले से चेक नहीं करी थी? मशीनें 20-20 मशीनें एक जगह खराब हो जाएंगी। मिश्रा जी, बात यहाँ पर हो रही है कि जब सपा के दौर में जो काम हुए थे, तो क्यों उसको नहीं गिनवाती है सपा? जो भी काम है, जवाब क्या होगा वो तो आवाम देगी, 10 मार्च को जवाब आ जाएगा लोगों का, लेकिन सपा को तो आगे रखना चाहिए अपना डेटा। आ रही है जी अनिल जी, हुरेरा साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अनिल जी, आपको सुनो, लेकिन शायद मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही है। हेलो जी जी, चलिए ठीक है, ठीक है, हम रोहित के पास चलेंगे, कासगंज से हमारे साथ जुड़े हुए। रोहित, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी, आ रही है। रोहित, अभी तक की क्या सूरत हाल है? क्योंकि शुरुआती 2 घंटों की जो पोलिंग परसेंटेज है वो बड़ा मायूस करने वाला है, मतलब लग रहा है कि लोगों में इतना जोशो खरोश नहीं है। जी बिल्कुल, कासगंज की अगर बात करें 9 बजे तक 9.4% मतदान हुआ है। जी। कासगंज की बात करें, इस समय कुछ लोग पहुंच गए हैं जिन्होंने अपनी अपनी वोटिंग कर दी है, अपने मत का वोटिंग में निशान भी दिखा रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो अभी तक का मतदान प्रतिशत हुआ है वे बेहद ही कम हुआ है, 9.4% पहुंचा है, तो कितनी तेजी से हो रही है, आंकड़ा बढ़ सकता है? अब बढ़ेगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा कम रहता है और अब बढ़ता चला जाएगा। सर, किन मुद्दों पे आपने वोट किया? रोजगारी मुद्दा, रोजगार के ऊपर। और क्या क्या मुद्दे रहे छूट गए हैं जो कासगंज में जो होने चाहिए? आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या रखते हैं कि आगे क्या कार्य करेंगे? हम विकास चाहते हैं उनसे, हम चाहते हैं कि स्कूल अस्पताल अच्छे खुले, स्कूल खुले, कॉलेज खुले, सड़कें बने। किन मुद्दों पे आज वोट किया आपने? हमने विकास के नाम पर वोट दिया है, और हम ये चाहते हैं हमारी जो गवर्नमेंट आने वाली है वोट के द्वारा, वो युवाओं को रोजगार दे और भी बहुत कुछ काम करे जो सब लोगों के लिए भला हो सबका। कासगंज में जो मतदान प्रतिशत हुआ है वो 9.4% हुआ है। 9 बजे के आंकड़े की अगर बात करें तो ये मतदान प्रतिशत और तेजी से बढ़े, तो उसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? अभी क्या है, हमारे यहाँ पर अभी वोट स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में लगभग 2-3 घंटे हो चुके हैं। 2-3 घंटे में हमारी लाइन पे काफी भीड़ लगी हुई है, तो हम भी अभी जाके अंदर और भी कॉलोनी में जाकर के जागरूक करते हैं, बोलते हैं उनको वोट जितना जल्दी से जल्दी हो सके आए, और उम्मीद करते हैं कि शायद 4-5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। पर देखा भी गया था कि वहाँ मशीन खराब थी, उसके बाद प्रशासन ने 1 घंटे तक उसे ठीक नहीं कराई, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे?
हाँ जी, एक बूथ संख्या है 334। 41। हाँ 41, उस पर कुछ मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए अभी प्रशासन के अधिकारी कुछ आए हुए हैं। उन्होंने चेक भी किया है, अभी एक राउंड लिया था मेरे सामने की, मैं लाइन में लगा हुआ था, सामने की बात है, उन्होंने चेक किया है, उसके बाद में शायद कोई डिसीजन लिया जाए उसके लिए। आप एक युवा हैं, किन मुद्दों पे आज वोट कर रहे हैं आप? मैं रोजगार पे वोट करूंगा और मैं सभी भाइयों से बताना चाहता हूं कि सभी रोजगार को वोट करें, जो हमें रोजगार देगा हम उसे वोट ये देंगे। बताइए, कासगंज में क्या रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है? मतलब रोजगार यहाँ पर अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पर कोई भी रोजगार नहीं है, ना ही कोई ऐसी सुविधा यहाँ पर खोली गई है, ना ही एम्स वगैरह है, ना कुछ है। यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं करी गई है जो जिससे रोजगार बढ़ सके। भाजपा सरकार ने यहाँ पर कोई भी काम नहीं करके दिया। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर क्या कहना है? रोहित, इनसे एक सवाल कीजिए। स्वास्थ्य को रोहित, लेकर जो लोग यहाँ आपके पर साथ कोई भी खड़े इनसे एक सवाल पूछिए कि जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनाव में न तो डेवलपमेंट की बात करती हैं, न रोजगार की बात करती हैं, वो सिर्फ जात पात की सियासत पे वोट मांगती हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगती हैं, कब्रिस्तान शमशान घाट पर एक तरह से वोट मांगती हैं। तो इस तरह का जो चलन है अब सियासत का, इसे आवाम किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। ये बताइए, जब जो कैंडिडेट आते हैं, जो सरकारें होती हैं, वह किन मुद्दों पे बात करती हैं? ना तो रोजगार की बात करती है, ना विकास की बात करती है, या अगर हिंदू मुस्लिम की बातें रहती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, कोई भी प्रत्याशी आता है या कोई भी सरकार आती है, सबसे पहले उसे युवाओं के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जो भी अभी बीजेपी की सरकार है, इसमें क्या ही होता है कि ना तो किसानों की बात करते हैं। आप मुद्दा बताइए, पार्टी के नाम मत लीजिए क्योंकि आज वोटिंग डाल रहे हैं आप। तो हमें शिक्षा, रोजगार, किसानों के ऊपर और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, इन सब के ऊपर हमें वोट डालने। जब वोट मांगी जाती है तो कई ऐसे मुद्दे होते हैं विकास का, रोजगार का, जो जनता के लिए कहा जाता है, लेकिन कुछ मुद्दे छूट जाते हैं। बात हिंदू मुस्लिम की आ जाती है, और भी कई कब्रिस्तान, शमशान, इन पर बात हो जाती है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसे मुद्दों पर बातचीत नहीं होनी चाहिए, इससे क्या है, अच्छा नहीं है। हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हम सब हैं, सब भारतीय हैं, भारतीय एक मिलके रहेंगे। जी आप बताइए, किन मुद्दों पे आज वोट कर रहे हैं? आप साइकिल वोट दे रहे हैं, नौकरी देना है। आज वोट प्रतिशत की बात होनी चाहिए, आज किन मुद्दों पे बात? चाहिए सच्चा सच्चा रोजगार भी दे रहे हैं, इनसे पूछो जिन्हें ज्यादा मालूम। तो फिर मैं ये जानना चाहूंगा, आप युवा हैं, तो कासगंज जो स्वास्थ्य सेवा कैसी है कासगंज में? क्या एक जनपद से दूसरे जनपद में भी जाना पड़ता है? बिल्कुल जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। स्टेट में तो आप जो समझ लो कोई भी हॉस्पिटल है ही नहीं है जहाँ से लोग जाते हैं। तस्वीर और दिखाते हैं, ये कितने बुजुर्ग हैं और घर से पहुंचे हैं वोटिंग करने के लिए। देख सकते हैं आप, ये तस्वीर है मतदान की। आज आप इस अवस्था में भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कासगंज का जो मतदान प्रतिशत है वह अभी 9.4% पहुंचा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, वोट बाइक में डालेंगे हम, साइकिल में। वोटिंग करने के लिए आप पहुंचे, इस उम्र में पहुंचे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इसी उम्र में गए भैया। इस उम्र में आप यहाँ पहुंचे, और कितने लोगों को कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ वोटिंग करने के लिए, और अधिक से अधिक लोग आए, तो क्या अपील करना चाहिए? अब भैया मैं पढ़ा लिखा तो हूँ ना, जानू साइकिल को डाल के आया हूँ मैं। आप बताइए किन मुद्दों पर आज वोट हुई है? तो बिल्कुल ये जमहूरियत की खूबी है, जमहूरियत का जश्न मनाया जा रहा है। और आप देखिए कि एक बुजुर्ग किस तरह से लाठी के सहारे वोट करने के लिए पहुंचे हैं। उनका वोट, वो समझते हैं कि उनका एक वोट जमहूरियत के लिए कितना जरूरी है, जमहूरियत को मजबूत कर सकता है। इसी वजह से हम तमाम अपने जो इन हलकों में हमारे व्यूअर्स आते हैं, वो फौरन वोट करें अगर अभी तक उन्होंने वोट नहीं किया है। रोहित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, दोबारा से हम आपके पास लौट कर आएंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान अनिल मिश्रा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम सवाल यह है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, कि फासला 2022 में 2017 की अगर हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में फासला बहुत लंबा हो गया है। इस फासले को कैसे पाटेगी समाजवादी पार्टी? जी, ये फासला जो है वो कुछ तो जो हमारा पिछला शासन रहा था जी, उसमें जो है, जो अखिलेश जी की एक विकास पुरुष की सामने आई थी छवि, और इसके पश्चात जो इन्होंने अपने जो है वो अपने किया है, ये दोनों का एक कंपैरेटिव असेसमेंट तो आम जनता के सामने है ही। लेकिन इसके साथ में एक स्थिति और है
कि प्रश्न यह है कि आम आदमी जो है वो स्वयं इस फासले को जो है वो अपने पाटने के लिए निकल पड़ा है। एक एक वोट जो है, और हम धन्यवाद देंगे, हम तो बधाई देंगे इन बुजुर्गों को, नौजवानों को, कि ये जो है लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान केंद्र पे जा रहे हैं। और मेरी अपील भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें जा करके। ये अपनी जगह से है। ये स्थितियां जो है, ये स्थितियां बिल्कुल सामने, फासला तो पड़ चुका है साहब, फासला बचा कहां है? जन आंदोलन के रूप में लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। बात वहां पे अब जात बिरादरी की या यादव वोट इनका है, मुस्लिम वोट इनका है, अरे ये बेल्ट ही पूरी की पूरी है जिसमें कि समाजवादी पार्टी हमेशा मजबूत रही है, मजबूत वो है। और हमारे साथ तो यहाँ पे अब कितने महान दल के भी ऐसे जो अपने लोग जुड़े हैं कि जिन पे साग बिरादरी को भी है, वो अलग विषय है, उसके ऊपर हम क्या जाएंगे वो तो देख ही रहे हैं। लेकिन आम आदमी ने एक मन बना रखा है। लेकिन अनिल मिश्रा जी, 2017 में जो नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का, क्या उसकी एक बड़ी वजह शिवपाल यादव की नाराजगी भी थी, जो यादव बेल्ट में इतना नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी का? देखिए 2017 में जो नुकसान हुआ था उसमें सबसे बड़ी वजह तो जो है वो जुमलेबाजी की थी, सबसे बड़ी वजह थी कि झूठ बोलने की थी, सबसे बड़ी वजह थी कि लोग हमारे सही चेहरे को देख नहीं पाए थे, समझ नहीं पाए थे। मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं। लेकिन अब तो जो है वो इतना अरसा गुजरा, एक एक पल भोगा है, एक एक क्षण हमने तो जो सर, लेकिन आप कंप्लीटली इस बात को ठुकरा रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, जो करप्शन था, जो समाजवादी के दौर में हुआ था, आप उस चीज को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करें कि उस वजह से लोगों ने वोट नहीं दिया था। अब लोग इतने समझदार तो है कि वो देख सके कि जुमलाबाजी कहां पर हो रही है। उन्होंने देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था, कारोबार की क्या हालत थी, तब जाके उन्होंने बीजेपी को चांस दिया था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया जुमलेबाजी का और झूठ का, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को एक दफे आप जो है बेवकूफ बना सकते हो अपने इन भाषणों में, लेकिन फिर उसके बाद में आदमी अपना जो है सत्ता पक्ष का कृत्य जो होता है, उसकी कार्यप्रणाली जो होती है, वो सामने आती है कि पब्लिक तय करेगी कि हम किसको जा रहे हैं। क्या आज हम देख नहीं रहे हैं कौन सा वर्ग है? आप बता दीजिए। मैं एक सवाल कर रहा हूं अपने जो है बाकी साथियों से भी जो डिबेट में बैठे हैं, कौन सा वर्ग है कि जो प्रसन्न है? और जहां तक वोट डालने को गए, इनको बधाई, तो साहब परीक्षा देने के लिए भी तो बेरोजगार गया था। 2017 के अलावा आप 2019 में भी देखिए अनिल मिश्रा जी, 2017 के बाद 2019 में भी देखिए कि क्या सूरत हाल रही थी पूरे अपोजिशन की। 2019 में जो सूरत हाल रही थी अपोजिशन में, उसके बाद भी 2024 में उसका आकलन होगा ना, जब मोदी जी आएंगे सामने कि दोबारा केंद्र में सरकार तुम्हारी बननी कि नहीं बननी, तुमने जो है समान अपने जो है वो व्यवस्थाएं लागू की कि नहीं की, आम आदमी के जो है वो अपने रोजमर्रा की दिक्कतों को हल करने की बात की कि नहीं की, और आप जो भी योजनाएं भेजे हैं उन योजनाओं को बीच की मशीनरी के माध्यम से कितना इंप्लीमेंट हुआ और कितना भोगा है, ये तो 2024 में आकलन होगा जनाब। ये आज जो है वो आकलन थोड़े हो रहा है मोदी जी का, आज तो आकलन हो रहा है कि प्रदेश में सरकार किसकी होगी, प्रदेश की जो बुनियादी जो है अपने क्या कहते हैं व्यवस्थाएं हैं वो आम आदमी को कैसे मिलेंगी और किस तरीके से। जी अनिल मिश्रा साहब, बातें अब यही हैं कि किन मुद्दों को लेकर के लोग वोट देंगे और किसकी सरकार वो चाहेंगे बने और जो कि उनके मसाइल को हल कर सके। अनिल मिश्रा साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हुरैरा, आपका भी बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़र। कोटा से आपको खबर बता दें, कोटा में बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार नदी में जा गिरी। इस हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। महलुकीन में दूल्हा भी शामिल है। लाशें नदी से निकाली जा चुकी हैं। बारात उज्जैन जा रही थी।